अभी तक हमने क्या देखा, यू देख के एफ पूछ रहा है, यस और नो। एफ देख के यू भी पूछ सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल फोर्स दे दे, देखो यार है, अच्छा फोर्स जो हो गया वो मान लो इस तरह से 3x आई कैप प्लस 2y स्क्वायर जे कैप। जरा इसका पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करके बताओ तो। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी निकालना मतलब क्या निकालना, वर्क डन। अरे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ही क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा ये कंजर्वेटिव फोर्स है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। हाउ डू यू नो, बिकॉज जब इसके लिए हम वर्क निकालेंगे तो वो पाथ से इंडिपेंडेंट होगा। याद करो ऐसा सवाल करा रखा है, ज्यादा 4 सवाल कराए थे जिसमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन था जिसको मैंने बोला था नहीं काम आएगा, उस बच्चे में 1 और 2 बोला था नहीं आएगा, 3 और 4 बोला था आ सकता है ना। अच्छा 1 2 4 बोला था, 3 बोला था नहीं आ सकता, 3 वाला डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व होता था। तो उसमें 1 2 4 में 4 तो नॉन कंजर्वेटिव था, 2 वेरिएबल था बट स्टिल कंजर्वेटिव था। याद कर, तुमको नहीं लग रहा है वो एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन मिलता जुलता है। तो इसके अगेंस्ट किया गया वर्क किसमें स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के चेंज में स्टोर होगा। मैंने जो बोला वो आप लोग को समझ में आया, फिर से ध्यान से सुन लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जब मैंने वर्क पावर एनर्जी की शुरुआत की थी, ठीक है, पार्थ कहाँ है, पार्थ नहीं आया क्या आज, एक लड़का है पता नहीं आज एब्सेंट है, ठीक है। एनीवे जब मैंने शुरुआत में वर्क पावर एनर्जी की स्टार्टिंग की थी तो मैंने ये समझाया था तुमको, बहुत क्लियर कट ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं। जब मैंने वर्क पावर एनर्जी की शुरुआत की थी तब मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से समझाया था कि कैटेगरी 1 एक होता है कांस्टेंट फोर्स का वर्क, उसमें दिमाग ही नहीं लगाना। कांस्टेंट फोर्सेस आर ऑलवेज कंजर्वेटिव इन नेचर, यस और नो बोला था, ठीक है। जो नहीं पढ़े या जो लेट ज्वाइन किए उनको थोड़ी सी समस्या आएगी, लेकिन जो पुराने बच्चे मैं उनसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वहां से आपको क्लियर कट कनेक्ट होगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो कराया था उसमें मैंने कांस्टेंट फोर्स का कराया था और मैंने बोला था कि कांस्टेंट फोर्स तो पहले से ही अपन पढ़ चुके हैं कि पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता, सिर्फ इनिशियल पकड़ो फाइनल पकड़ो और उनको कनेक्ट कर दो, उसको डिस्प्लेसमेंट कहते थे और हम बोलते थे एफ डॉट एस कर दो वर्क आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो कांस्टेंट फोर्स में तो दिमाग ही नहीं लगाना, सीधा फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ले लो या डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स ले लो, वही हमारा वर्क दे देगा। याद है। अब आया था वेरिएबल फोर्स, तो मैंने बोला था वेरिएबल कभी कंजर्वेटिव होते हैं कभी नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। कांस्टेंट फोर्सेस आर ऑलवेज कंजर्वेटिव इन नेचर बिकॉज दे डू नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, दे जस्ट डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, जो किसका प्रॉपर्टी है, कंजर्वेटिव फोर्स का प्रॉपर्टी है। दैट्स व्हाई अगर मैं कांस्टेंट फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहा हूं तो वो कहां स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। यस और नो, वेरी गुड। अब मुझे एक बात बताइए, ध्यान से सोच के बताइएगा, जो सेकेंड कैटेगरी था वो वेरिएबल फोर्स था। वेरिएबल फोर्स कंजर्वेटिव हो भी सकता है और कंजर्वेटिव नहीं भी हो सकता है। यस और नो, आ जाइए बेटा। अच्छा एक बात बताओ, चलो ये डाउट बाद में पूछेंगे, जो अभी चल रहा है पहले वो डिस्कस कर लें। कंजर्वेटिव हो भी सकता है कंजर्वेटिव नहीं भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो था, 4 क्वेश्चन कराए थे, 1 2 3 4, जो 3 था उसको बोल दिया था छोड़ दो तुम, नीट वाले हो, डिफरेंशियल इक्वेशन का एप्लीकेशन है। वो देखने में नॉन कंजर्वेटिव लग रहा था लेकिन था कंजर्वेटिव। यस और नो, वो तुमको कभी नहीं पूछा जाएगा क्योंकि तुम्हें मैथ्स का इतना ज्ञान नहीं है। तो थर्ड वाले को छोड़ दो 2 मिनट के लिए, ये मान लो कि पढ़ाया ही नहीं है, ठीक है। 1 की बात कर लिए, कांस्टेंट फोर्स था, नोट सामने है ना आपके, अब समझ पा रहे हो ना, रिलेट कर पा रहे हो ना मैं किन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। फिर एक क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस समथिंग जे कैप वाई जे कैप ऐसे करके कुछ था। यस और नो, वो वेरिएबल फोर्स था बट स्टिल वेरिएबल होने के बावजूद भी उसके अगेंस्ट वर्क डन जब हमने कैलकुलेट किया तो उसमें हमें पाथ की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, सिर्फ इनिशियल और फाइनल से काम चल गया। इसका मतलब यह है वो भी कंजर्वेटिव फोर्स है, उसके अगेंस्ट भी किया गया वर्क किस में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाए। यस और नो, पक्का ना। एक थर्ड कैटेगरी थी, मतलब थर्ड डिफरेंशियल वाले को छोड़ दे, फोर्थ कैटेगरी थी। एक फोर्थ कैटेगरी में क्या हो रहा था, जब तक आपको y इन टर्म्स ऑफ x नहीं पता होगा आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। व्हाट इज y इन टर्म्स ऑफ x, इट रिप्रेजेंट्स कर्व। व्हाट इज कर्व रिप्रेजेंट्स, कर्व रिप्रेजेंट्स x एंड y,
एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बताएगा जो कर्व पे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट है उनके, यस और नो। मतलब बेसिकली अलग अलग टाइम पे पार्टिकल अलग अलग जगह पे कहाँ कहाँ था ये पता होना चाहिए, कुल मिला के पाथ पता होना चाहिए, यस और नो। पाथ नहीं पता होगा इंटीग्रेशन नहीं होगा, यस और नो। तो इससे पता चलेगा कि भाई ये प्योर नॉन कंजर्वेटिव है। क्या मेरी बात है सबको क्लियर है? ठीक है, अब ये इसको देखिए, ये पता, ये सेकंड कैटेगरी का नहीं लग रहा है देखने से, ध्यान से देख, सेकंड कैटेगरी का लग रहा है ना? ठीक है, तो सिंपल सी बात है, दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, या तो छोटा सा वर्क निकाल दो, अब बाद में कह देना कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या मेरी बात सबको क्लियर है? कि या तो वर्क निकाल दो और बाद में बोल दो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, या तो ये कर दो, या तो सबसे अच्छा क्या है, मैंने पता है मुझे कि F जो होता है, ध्यान से देखिएगा, F जो होता है वो माइनस डी यू बाई डी आर होता है। तो क्या मैं इसको डी यू को माइनस एफ डी आर नहीं लिख सकता हूं और इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकता हूं? बोलो यार, अब बता, ध्यान से देख, अगर मैं एफ एक्स देखूं तो मुझे एफ एक्स दिखता है 3x, बोलो हाँ या ना? और एफ एक्स क्या है बता? माइनस डी यू बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में होता था ना, एक्स वाला एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई वाला वाई के रिस्पेक्ट में, तो यहां से डी यू में सीधा सीधे निकाल सकता हूं। डी यू क्या आ गया? माइनस 3x डी एक्स का इंटीग्रेशन, बोलो हाँ या ना? माइनस 3x dx का इंटीग्रेशन, कोई समस्या? इसको इंटीग्रेट कर दी तो क्या आएगा? डेल्टा यू आ गया, ये तो x वाला आ गया। ठीक, उसी तरह से एफ वाई भी पता है मुझे, एफ वाई क्या है जल्दी बता, बताना यार। 2y स्क्वायर, बस जे कैप तो आ गया ना, एफ वाई लेना हूं ना, मैग्नीट्यूड ले रहा हूं मैं, नहीं समझे? एफ एक्स आई कैप और एफ वाई जे कैप होता है ना, तो मैं तो सिर्फ एफ वाई पूछा हूं, तो उसमें जे कैप क्यों लगा रही हो? समझ में आ गया? माइनस डी यू बाई डी वाई हो गया, ये समझ में आ रहा है या नहीं? इस तरह से डी यू यहां से भी कैलकुलेट क्या हो जाए जल्दी बता? -2 इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, यहां से u आ जाएगा, क्या आ जाए जल्दी बता? -2 इंटू वाई क्यूब बाई 3, और ये क्या आ गया? -3 अपॉन एक्स स्क्वायर बाई 2, और उसके बाद जोड़ दो, टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ गया। मतलब हमसे कोई पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा तो हम बोलेंगे -3x स्क्वायर बाई 2, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। -3x स्क्वायर बाई 2 प्लस माइनस माइनस ही हो जाना है, यस और नो? -2y क्यूब अपॉन 3। देखो हमने फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया, नहीं निकाल लिया? अच्छा, तुम कुछ नहीं करते, अगर तुम इंटीग्रेट करके वर्क निकालते फिर नेगेटिव लेते तो भी आंसर यही आता। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये माइनस साइन क्यों आ रहा है? क्योंकि नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है, यस और नो? कुल मिला के मैं, पता है बेटा तुमको 100 बात की एक बात बताऊं, काइनेमेटिक्स में मैंने बोला था जब x यानी पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है? वेलोसिटी मिलता है। उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है? एक्सेलरेशन मिलता है। बस याद रखिएगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं, यस और नो? अच्छा, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करते हैं तो, और इसको इंटीग्रेट करते हैं तो, ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था हमने? पक्का ना? तुमको नहीं लग रहा है यहां भी हो रहा है? फोर्स को इंटीग्रेट करो, या एक काम करो, ऐसे मत लिखो, पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करो, किसके रिस्पेक्ट में? पोजीशन के रिस्पेक्ट में, तो क्या देता है? फोर्स देता है। फोर्स को अगर इंटीग्रेट करो किसके रिस्पेक्ट में? पोजीशन के रिस्पेक्ट में, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो होता ही है वर्क, और वर्क होता है पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया नहीं आया? तो यहां पे भी उल्टा चल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट कर देंगे तो फोर्स आ जाएगा, फोर्स को इंटीग्रेट कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी। अब सवाल सिर्फ दो वैरायटी के बनते हैं इस टॉपिक में, या तो ये देके ये पूछ लेगा जैसा हमने किया है सवाल, बोलो यार क्या दिया हमें? यू दे क्या दे, बोला यू देके पहले जो सवाल किए यू देके एफ पूछा है ना, या फिर एफ देके यू पूछ लेगा? क्या हम दोनों में सक्षम है? छाप लीजिए आंसर। क्या आप कर सकते हैं ऐसे सवाल? ईमानदारी से सब लोग जवाब देंगे। पावर क्या होता है रे? पावर, शक्ति कहते इसको हिंदी में, वेरी गुड। वर्क डन
या फिर एनर्जी। बेटा ये डिवाइड नहीं है, ये ऑब्लिक का साइन है, समझते हो ना। ये नहीं कि कहीं कोई पूछ दे कि पावर क्या होता है तो क्या देना वर्क बाय एनर्जी, ये मत बोल देना, ठीक ना। ये ऑब्लिक का साइन है कि वर्क डन बोल लो या एनर्जी बोल लो, ठीक है। एनर्जी इन्वेस्टेड पर यूनिट टाइम, या एनर्जी एक्सचेंज पर यूनिट टाइम, या वर्क डन पर यूनिट टाइम। अच्छा वर्क डन भी क्या है, एनर्जी का एक्सचेंज ही तो है। व्हाट इज वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मत बोलना किसी को भी। अगर कोई वर्क का डेफिनेशन पूछेगी कार्य कब कहलाता है कि हुआ, तो वर्क इज नथिंग बट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। एक ले रहा होगा दूसरा दे रहा होगा, यस और नो, ठीक है। चलिए वर्क डन और एनर्जी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड व्हाट, इज पावर। समझ में आ गया ना। एक बहुत सिंपल सा तुमको हम चीज समझाते हैं, शायद तुम इस बात से रिलेट कर जाओ। मान लो मैं हूं, मुझे 2 फ्लोर चढ़ने में टाइम लगता है 5 मिनट, 5 मिनट मतलब 300 सेकेंड्स, ठीक है। और जो वर्क डन करना पड़ा वो मान लो मेरा मास है 90, तो 900, तो 900 mg हो गया। हाइट मान ले कितना मान लेगा, 10 मीटर मान लेते हैं, 10 मीटर मान लेते, एक ही फ्लोर चढ़ता है, ठीक है, 10 मीटर मान लेते हैं। तो 900 इंटू 10 कितना हो गया, 9000। यानी फोर्स जो हो गया, वर्क जो हो गया वो 9000 जूल हो गया ना। अरे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स 900 और डिस्प्लेसमेंट 10, तो 900 इंटू 10 क्या हो गया 9000। मतलब मैंने कितना वर्क किया, 9000 जूल का वर्क किया, ठीक है। तो मैंने 9000 जूल का वर्क किया। अच्छा मुझे टाइम कितना लगा, 300 सेकेंड, 300 सेकेंड से डिवाइड कर दो तो वर्क डन पर यूनिट टाइम आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 30 जूल पर सेकेंड। अच्छा जूल पर सेकेंड ना बोल के इसको एक साइंटिस्ट के नाम पे वॉट बुलाया जाता है, ठीक है ना, वॉट साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है। तो 30 वॉट का मैंने शक्ति प्रदर्शन किया है, समझ में आ गया, ठीक है। यही 90 केजी का एक और आदमी, मान लो सोमांश का ही एग्जांपल ले लेते हैं। सोमांश का भी मास 90 केजी है, तो उसको भी फोर्स कितना लगा 900 न्यूटन। अच्छा वो भी कितना चला 10 मीटर, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क हो जाएगा, तो इसका भी वर्क कितना हो गया 9000 जूल। सिंपल सी बात है, वेट सेम है, डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो वर्क भी सेम ही होना था। परंतु सोमांश मेरे कंपैरिजन में ज्यादा जवान है, इसलिए वो फटाफट चढ़ जाएगा, मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो सोमांश को लगेगा इसको चढ़ने में 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब कितना होता है बेटा 60 सेकेंड। तो 0 से 0 काट दो और ये कितना आ गया 6 1 जा 6 क्या आ गया 150 वॉट आ गया, यस और नो। तो बताइए शक्ति किसकी ज्यादा, मेरे में ज्यादा शक्ति है या सोमांश में ज्यादा शक्ति है, सोमांश में ज्यादा शक्ति है। देखिए अगर आप बारीकी से ऑब्जर्व करिए तो मैंने और सोमांश ने सेम अमाउंट ऑफ वर्क किया है, मैंने और सोमांश ने सेम अमाउंट ऑफ वर्क किया, क्योंकि हम दोनों का मास सेम है, हम दोनों का वेट सेम है, हम दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है। जब वेट सेम है तो फोर्स भी बराबर लगाना पड़ेगा ऊपर आने के लिए, यस और नो। और डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, सब कुछ सेम है, यानी वर्क भी सेम है। मतलब हमने भी 9000 जूल का वर्क किया है, सोमांश ने भी 9000 जूल का वर्क किया है, यस और नो। अच्छा ग्रेविटी ने हम दोनों पे माइनस 9000 जूल का वर्क किया है, क्योंकि हमारा फोर्स ऊपर की तरफ है, क्योंकि हम ऊपर चढ़ना चाह रहे हैं, और ग्रेविटी नीचे लग रही है, और विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है। तो ग्रेविटी का वर्क नेगेटिव है, यानी ग्रेविटी एनर्जी ले रही होगी, ले रही है, तभी तो एक हाइट अचीव कर लेने के बाद मैं या सोमांश कह सकते हैं कि हम दोनों में कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ गया, यस और नो। ये पोटेंशियल एनर्जी किस चीज के कॉस्ट पे आया, हमने जो इतना मेहनत करके सीढ़ी चढ़ी है उसमें हमें वर्क करना पड़ा ना, हमारे मसल्स को वर्क करना पड़ा ना। ये वर्क कहाँ गया, ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। वाई, बिकॉज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब मैंने जो वर्क किया, मैंने जो एनर्जी दिया, ठीक है। मान लो एक फ्लोर चढ़ने पे भूख लगेगी ना, मतलब मेरी एनर्जी खत्म हो गई, तो मैंने जो एक फ्लोर चढ़ा उसमें जो एनर्जी मैंने दिया उसको ग्रेविटी ने लिया और खुद के अंदर स्टोर करके रखा हुआ है, यस और नो। बहुत बढ़िया, अब ध्यान से मेरी बात सुनना। मैंने भी 9000 जूल का वर्क किया, सोमांश ने भी 9000 जूल का वर्क किया, हम दोनों ने ग्रेविटी को बराबर एनर्जी दी है, यस और नो।
फिर मेरे और सोमांश में क्या अंतर है? टाइम का फर्क सिर्फ ये नहीं पड़ता है कि आपने कितना कार्य किया, फर्क इससे भी पड़ता है कि आपने कितना जल्दी किया। मैं बोलूं तो तुम में से हर बच्चा नीट निकाल लेगा अगर 10-20 अटेम्प्ट दे दिया जाए तो। नहीं है बात समझ में? अगर हम तुम्हें बोले कि तुमको अभी से लेके जीवन भर नीट का एग्जाम लिखना है, तब तक जब तक तुम्हारा क्लियर ना हो जाए, तो चाहे तुम दिन की 1 घंटे पढ़ो, 60-70 साल के एज तक तो निकाल ही लोगे हैं। अब 70-75 साल जब तुम्हारे पोते उते हो जाएंगे तो उन पता चला दादा और पोता एक साथ नीट का एग्जाम लिख रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दादा पोता मतलब जब तुम्हारी एज 70-75 साल हो जाएगी तब तुम नीट का एग्जाम तब तक तो निकाल ही लोगे, तब तक तो 1-1 घंटे भी पढ़ोगे तो भी निकाल लोगे। यस और नो? हाँ, महीने में 1 चैप्टर करना, 1 महीने में 1 चैप्टर, 1-1 घंटा पढ़ के। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो भाई जो एक नीट का एस्पिरेंट है जो 12th अपीयरिंग या 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप में नीट निकाल रहा है, उसने भी वही एग्जाम फोड़ा है। तुम्हारा 75 साल का उम्र है, तुमने भी सेम एग्जाम फोड़ा, तो मतलब तुम दोनों को बराबर रिस्पेक्ट मिलना चाहिए समाज में, क्योंकि तुमने जितना काम किया है उतना ही उसने भी किया है। तुम दोनों ने सेम एग्जाम अगर फोड़ा है तो उसके लिए जो एफर्ट्स हैं वो तो सेम लगे होंगे। तो जब दोनों का एफर्ट्स सेम है तो दोनों को इज्जत भी बराबर मिलनी चाहिए। मिलती है क्या? क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि हम बहुत पहले ही बोल चुके हैं कि यहाँ कम समय में जो जल्दी करे उसका वैल्यू है। समझ में आया कि नहीं आया? तो कम टाइम किसको लगा? देखोगे 12th अपीयरिंग वाली को सबसे कम टाइम मिला लगा तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। 1 ड्रॉप वाले या 2 ड्रॉप वालों की थोड़ी वैल्यू कम होती है, और जो मान लो 60-70 साल में जाके नीट क्लियर करते हैं उनकी वैल्यू कुछ भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसके एमबीबीएस कंप्लीट करते करते वो क्या कैडेवर का ऑपरेशन करेगा, वो खुद कैडेवर बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसी तरीके से होती है कि बेटा सिर्फ कार्य करना जरूरी नहीं है, कार्य कितना जल्दी हम लोग कर रहे हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, और यही हमारे पावर को दर्शाता है। समझ में आ गया? जैसे अगर मुझे यहाँ से दिल्ली जाना हो तो मैं ई रिक्शा से भी जा सकता हूँ और मैं कार से भी जा सकता हूँ। फर्क क्या है? कार से जाने में मुझे लगेंगे कितना, 3 से 3.5 घंटे, 2-2.5 घंटे में तो टच करा देंगे दिल्ली, ठीक है। लेकिन वही अगर मैं उससे चलता हूँ ई रिक्शा से तो हो सकता है कि मुझे 9 घंटे या 10 घंटे लग जाए। अगर डिस्टेंस बराबर है तो वर्क तो बराबर हुआ है भैया, सिंपल सी बात है। ई रिक्शा भी उतना ही चला है जितना कार चला है, तो फिर आदमी कार क्यों खरीदता है, ई रिक्शा क्यों नहीं खरीद लेता है? इसीलिए कार खरीदता है, ई रिक्शा इसलिए नहीं खरीदता क्योंकि कार के इंजन का पावर ज्यादा है, जिसको तुम सीसी में मेजर करते हो ना, क्यूबिक सेंटीमीटर, वॉल्यूम बेसिकली बताया। जितना ज्यादा वॉल्यूम कार इंजन का उतना ज्यादा पावर। समझ में आ गया? कहते हैं ना अरे यार 1500 सीसी का गाड़ी है या 1000 सीसी का गाड़ी है, ये तो 200 सीसी का गाड़ी, बात करते हैं ना हम लोग, तो हम पावर की ही बात कर रहे होते। समझ में आ गया? चलिए खैर, यानी वर्क डन पर यूनिट टाइम को आज के बाद हम लोग पावर बोला करेंगे। अब इसमें भी बेटा 2 ठो है, इसमें भी 2 बवासीर हैं, एक एवरेज वाले और एक इंस्टेंटेनियस वाले। पहले एवरेज वाले की चर्चा कर लेते हैं। तो टोटल वर्क डन, देखिए ध्यान से, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम को क्या कहते हैं बेटा? एवरेज पावर। तुम लोग ऐसे मड़े मड़े से क्यों हो? पिन्नू जवाब दो बेटा। टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम क्या होता है? एवरेज पावर। ठीक है, टोटल, जहां भी टोटल आ जाए मतलब बड़े इंटरवल में बात हो रही हो उसको अपन क्या बोलेंगे? एवरेज बोलेंगे। तो आप लोग को बहुत पहले सिखा चुके कि एवरेज मतलब बड़े इंटरवल में जब बात हो। यस और नो? इसलिए डी नहीं डेल्टा लिख रहा हूं। यस और नो? और वही फिर एक आ जाएगा इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर की होबे ये हो जाएगा छोटा सा वर्क अपॉन छोटा सा टाइम। छोटा सा टाइम को क्या बोलेंगे बेटा? डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब टाइम इंटरवल बहुत छोटा है। इसमें हुआ हुआ वर्क जो है डेल्टा डब्ल्यू मान लेते हैं, और बाई डेल्टा टाइम ये क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस पावर। हमेशा की तरह मैं फिर से वही लाइन दोहराऊंगा कि इंस्टेंटेनियस और एवरेज में कोई अंतर नहीं है।
जब इंस्टेंटेनियस बहुत छोटे से टाइम के लिए कैलकुलेट किया जाए, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, जब एवरेज बहुत छोटे से टाइम के लिए कैलकुलेट किया जाए तो वो इंस्टेंटेनियस हो जाता है। क्यों हो जाता है, इस बात की हमने तुम्हें फील दिला रखी है पहले काइनेमेटिक्स में भी और बेसिक मैथ्स में भी, राइट? कि जब हम एवरेज को बहुत छोटे से समय के लिए कैलकुलेट करें तो वो इंस्टेंटेनियस हो जाता है, इसीलिए क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि इतने छोटे से टाइम में क्या ही हो जाएगा, क्या ही बदल जाएगा, यस और नो? तो छोटा सा जो वर्क है अपॉन छोटा सा जो टाइम है उसको हम पावर कह देते हैं और वो उस इंस्टेंट का पावर कहलाता है, यस और नो? अब जब टाइम इंटरवल इतना छोटा है तो वर्क भी छोटा ही हुआ होगा, मतलब हम इसको बिल्कुल देसी भाषा में क्या कह सकते हैं, छोटा सा वर्क अपॉन छोटा सा टाइम। आपको यही याद रखना है, डी डब्ल्यू बाई डी टी। समझ में आ गया? मतलब कहीं वर्क का एक्सप्रेशन अगर दे रखा है तो उसको डिफरेंशिएट करके हम पावर निकाल सकते हैं। याद रखिएगा बच्चों, डिफरेंशिएशन इस बार जो हो रहा है वो टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है या पोजीशन के रिस्पेक्ट में हो रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है। देखो वर्क को अगर पोजीशन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो वो फोर्स बन जाता है। वर्क को अगर पोजीशन के रिस्पेक्ट में, अरे डी यू बाई डी आर है ना बे, तो डी यू बाई डी आर में डी यू क्या है, वर्क ही तो है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, यस और नो? तो अगर वर्क को मैं पोजीशन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं तो फोर्स आता है, लेकिन उसी वर्क को अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं तो पावर आ जाता है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? मैं तुम्हारी जगह होता ना तो ये लाइन लिख लेता, लिख लिया कि अगर वही वर्क को पोजीशन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए और माइनस लगा दिया जाए तो क्या बन जाता है, फोर्स बन जाता है। लेकिन उसी वर्क को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए तो क्या बन जाता है बेटा, पावर बन जाता है। माइनस डी यू बाई डी आर होता है, तो साइन है ये तो माइनस, बाकी कॉन्सेप्ट तो सेम ही चल रहा है। वो भी माइनस क्यों लगाए हम, क्योंकि जब यू को तुम वर्क डन लिखोगे ना तो माइनस ऑफ वर्क डन लिखोगे, बोलो आया ना? तो ये माइनस ऑफ माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब हम बोले अगर तो बिल्कुल सही होगा, अगर ये हम बोले तो बिल्कुल सही बोलना होगा कि वर्क डन को अगर पोजीशन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो फोर्स मिलता है, और वर्क डन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो पावर मिलता है। समझ में आ रहा है ना? पक्का ईमानदारी से सारे बच्चे बताएंगे? बहुत बढ़िया। सबको आ रहा है ना यार समझ में? किसी को भी कहीं भी डाउट हो तो तुरंत रोकना, ठीक है ना? शर्माना नहीं कि सर से कैसे पूछे, है ना? सर बुरा ना मान जाए। अच्छा, छोटा सा वर्क को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, बचपन से सिखाया तुम्हें, छोटा सा वर्क को हम लिख सकते हैं एफ डॉट डी आर या डी एस, जो बोल दो, डी आर ही बोलते हैं, तुम्हें डी आर का ही आदत है। एफ डॉट डी आर कह सकते हैं, फोर्स इंटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इस छोटा सा वर्क, यस और नो? और बाकी अपना dt तो है ही सही, यस और नो? तो ये dr बाई डी टी मिलके क्या बन जाएगा, ध्यान से देख, ये बन जाएगा f डॉट v, जहां v क्या है बेटा, एवरेज वेलोसिटी है या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्योंकि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट बाई छोटा सा टाइम है, यस और नो? तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एफ डॉट वी भी पावर कहते हैं, ठीक है? 99% केसेस में हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे एफ डॉट एस जो था वो क्या था, वर्क, एफ डॉट वी क्या हो जाएगा, पावर। आज तक हम कहते थे कि फोर्स के अलोंग डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ले लो या डिस्प्लेसमेंट के अलोंग फोर्स का कंपोनेंट ले लो, वो कॉस थीटा अपने आप उसमें आ जाता था, यस और नो? तो उससे वर्क आता। अब हम क्या बोला करेंगे, फोर्स के अलोंग वेलोसिटी का कंपोनेंट ले लो या वेलोसिटी के अलोंग फोर्स का कंपोनेंट ले लो, उससे क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगा। ये नहीं कि कंपोनेंट भी कर लिया बाद में cos थीटा भी लिख दिया, जैसे ही कंपोनेंट लोगे उसमें cos थीटा अपने आप ऑटोमेटिकली कंज्यूम हो जाएगा, यस और नो? समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? पक्का ना? इसको हम खोल सकते हैं, चलो इसको खोल के दिखा देते हैं। एफ वी कॉस थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये, अगर इसको ध्यान से देखो तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, v कॉस थीटा, मतलब वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो फोर्स के अलोंग होगा, क्योंकि f और v के बीच का ही तो एंगल है थीटा। या फिर इसको और क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताइए, f कॉस थीटा, मतलब फोर्स का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के अलोंग है। गेटिंग माय पॉइंट? प्लीज जल्दी जल्दी कॉपी करे बेटा, बेटा ओ मेरी बेटा। unnecessarily you life। यूनिट बताओ रे, यूनिट बता तो दिया तो थोड़ी देर पहले, कहां बताया, यूनिट बता रहे,
यूनिट लोग बोलते हैं जूल पर सेकेंड, पढ़े लिखे लोग क्या बोलते हैं, वॉट। ठीक है ना। डायमेंशन भी धाए से यही बता दो, एम एल स्क्वायर T-3। समझ में आया कैसे आया, वर्क डन बाई टाइम किया है, समझ में आ रहा है ना। जल्दी करिए बेटा। स्लोप क्या होता है भाई, किसी भी कर्व का स्लोप क्या होता है, dy बाई डी एक्स। उस पॉइंट पे टेंजेंट लो, उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही उसी dy बाई डी एक्स कहलाएगा, यस और नो। किसी भी कर्व पे किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट लो और उस टेंजेंट का स्लोप आइडेंटिफाई कर लो, वो उस कर्व का उस पॉइंट पे स्लोप कहलाता है, यस और नो। और स्लोप ही होता है dy बाई डी एक्स, यस और नो। देखो इन सब चीजों को मैंने बहुत डिटेल में समझाया था, अगर नहीं समझ में आता तो भी याद कर लो ये चीज की स्लोप मतलब tan थीटा। tan थीटा में थीटा क्या है, जो जिस पॉइंट पे तुम स्लोप निकाल लो उस पे ड्रॉ होने वाला टेंजेंट एक्स एक्सिस से जो एंगल बना है उसको थीटा कह रहे हैं। तो स्लोप मतलब tan थीटा, और tan थीटा इसके साथ साथ और क्या कह सकते हैं, dy बाई डी एक्स कह सकते हैं। समझ में आ गया ना। नहीं समझ में आता रट ले, अगर तूने बेसिक मैथ्स मेरे से नहीं पढ़ा है, लेट आए हो तो ये बात रट लोगे। जब भी स्लोप बोले सर दो चीज क्लिक करना चाहिए, tan थीटा एंड dy बाई डी एक्स। अच्छा tan थीटा में थीटा क्या है, एंगल है, कौन सा एंगल, काय का एंगल। तो जिस पॉइंट पे स्लोप निकालना है उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करिए, और उस टेंजेंट का एक्स एक्सिस से जो एंगल होगा वो एंगल को थीटा कहते हैं, और उसका अगर आप tan ले लेते हैं तो उस पॉइंट पे स्लोप निकल आता है जो कि उस टेंजेंट का स्लोप होता है, वही उस कर्व का उस पॉइंट पे स्लोप कहलाता है। क्या मेरी बात क्लियर है, पक्का ना, बहुत बढ़िया। क्या देगा रे स्लोप, जल्दी बता, डी डब्ल्यू बाई डी टी देगा। अबे हमें तो सीधा एक बात पता है भाई, डी वाई बाई डी एक्स होता है, वाई की जगह डब्ल्यू ले लियो, एक्स की जगह टी ले लियो, बात खत्म। की होबे पावर होबे इंस्टेंटेनियस पावर, यस और नो, बहुत बढ़िया। अच्छा एरिया अंडर कर्व क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। यहाँ वाई पे क्या लिए, पावर को, एक्स पे क्या लिए, टाइम को। इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी क्या होगा, एरिया अंडर कर्व होगा ना। अच्छा ध्यान से देख तो पी इंटू डी टी क्या हो जाएगा, छोटा सा वर्क। ओ माई गॉड, पावर इंटू डी टी करेंगे तो छोटा सा वर्क आ जाएगा ना, और उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। मतलब ये और कुछ नहीं है, वर्क डन है। समझ में आ गया। मतलब मैं फिर से बोलूंगा कि पावर टाइम कर्व दे रखा है तो इसका एरिया वर्क देता है, और वर्क टाइम कर्व दे रखा है तो इसका स्लोप पावर होता है। समझ में आ गया ना, बहुत अच्छा। एक चीज और नोटिस करिएगा बेटा, यहाँ पे वर्क पॉजिटिव है, यहाँ पे वर्क नेगेटिव है, और ये प्लस और माइनस कदाचित डायरेक्शन को नहीं दिखा रहा है क्योंकि वर्क स्केलर क्वांटिटी है। पॉजिटिव या नेगेटिव वर्क का मतलब क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव का और नेगेटिव का मतलब ये होगा कि एक एनर्जी दे रहा है और एक एनर्जी ले रहा है। समझ में आ गया ना। ये सारी बातें अपन डिटेल में कर चुके हैं, यस और नो। जल्दी कॉपी करिए। चलिए यहां ध्यान दीजिए, बात मत करिए, क्वेश्चन दे रहे क्वेश्चन करिए, और कोई किसी की मदद नहीं करेगा। 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप, ठीक। मास जो है वो 1 kg दे रखा था, पावर पूछा गया था। इंस्टेंटेनियस पावर पूछा गया था, इंस्टेंटेनियस पावर। जब इंस्टेंटेनियस पावर पूछा है तो एट एनी टाइम टी, मतलब मुझे बेसिकली पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए। नहीं समझे, करो तो जल्दी। देखो भाई बहुत सिंपल सा सवाल था, फोर्स दे रखा है आपके सामने बेटा 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप, और यहां आप क्लियर कट देख सकते हैं कि फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है। बोलिए हाँ या ना। तो क्या यहां से आप एक्सेलरेशन निकालने में सक्षम नहीं होंगे, 1 से डिवाइड कर दीजिए। अच्छा मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। किसी वेक्टर को अगर किसी स्केलर से डिवाइड करते हैं तो बिना किसी टेंशन के कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि स्केलर जाके वेक्टर को बोलेगा भाई एक काम करते हैं अपन मैग्नीट्यूड डिवाइड कर लेते हैं, डायरेक्शन जो तेरा वही मेरा। हर एक बात अब जो मैं बोलूंगा वो पिछले 3 चैप्टर का रिपीटेशन होगा, वेक्टर, काइनेमेटिक्स, एनएलएम और डब्ल्यूपी। अभी से लेके आगे जितने भी चैप्टर आएंगे इन्हीं 4 चैप्टर का रिवीजन है। तो अगर ये 4 चैप्टर आपको नहीं आते हैं
तो आप पहले ही मान के चल जाइए कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो मैंने बोला मास इंटू एक्सेलरेशन भैया फोर्स होता है, मास क्या है 1 kg, 1 से डिवाइड कर दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? अच्छा मास 1 की जगह 2 होता तो क्या हो जाता, ये t हो जाता, 2 से 2 कट जाता, ये 3/2 हो जाता, यस और नो? क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी है और यहाँ i और j में अगर तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स तो वेक्टर होता ही है, यस और नो? तो अगर फोर्स को मास से डिवाइड करो यानी एक वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस जो मैग्नीट्यूड है वो डिवाइड हो जाएंगे, डायरेक्शन एज इट इज रह जाएंगे, यस और नो? तो जो i था वो i में ही रह जाएगा और जो j था वो j में ही रह जाएगा, या तो मैग्नीट्यूड भी 1 है इसलिए और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ चुका। अब हम क्या करें सर, हमको तो पावर पूछा, तो पावर होता क्या है बेटा? पावर होता है एफ डॉट वी। ये तो तब ना जब वेलोसिटी, जब फोर्स कांस्टेंट हो, यस और नो? जैसे वर्क का डेफिनेशन क्या होता है, एफ डॉट एस, कब? जब फोर्स कांस्टेंट हो, यस और नो? यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है, देख सकते हैं आप सीधा सीधा कि फोर्स जो है टाइम का फंक्शन है। तो उस केस में अपन क्या करेंगे, उस केस में अपन छोटा सा पावर निकालेंगे, जैसे अपन छोटा सा वर्क निकाल दे रहे। तुमको नहीं लगता एक ही चीज रिपीट हो रहा है? काइनेमेटिक्स में थे तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट या छोटा सा वेलोसिटी निकालते थे, क्यों निकालते थे? क्योंकि भाई हम बड़ा वेलोसिटी नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि एक्सेलरेशन वेरिएबल है, याद आया? इसी तरीके से यहां पे क्या हो रहा है, अगर वेलोसिटी, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो एफ डॉट वी सीधे आंसर, लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल है तो अपन पावर एफ डॉट वी नहीं लिख सकते, फिर उस केस में क्या करते हैं, छोटा सा पावर निकालते। क्यों छोटा सा पावर निकालते? क्योंकि अपन ये मानते हैं कि फोर्स चाहे जितना मर्जी बदल रहे, छोटे से चेंज इन वेलोसिटी के लिए तो फोर्स को कांस्टेंट ट्रीट कर ही सकते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है कि कितना भी तेजी से बदल रहा हो, बहुत थोड़ा सा वेलोसिटी चेंज के लिए तो लगभग फोर्स को हम कांस्टेंट मान सकते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि इतनी छोटे से टाइम में क्या ही कोई फर्क पड़ जाएगा, लगभग बराबर ही होगा। लॉजिक समझ में आ रहा है ना आपको? तो छोटा सा पावर क्या हो गया बेटा, फोर्स इंटू डॉट छोटा सा वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी जो भी कह लो, ठीक है? तो ये क्या आ गया, जल्दी बताइए, एफ डी वी कॉस थीटा आ जाएगा, और फिर डीपी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा ना, पक्का ना? ठीक है। अच्छा, जिधर फोर्स लग रहा है ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी उधर ही होगी, एक्सेलरेशन उधर ही होगा, क्योंकि शुरुआत में बॉडी रुका हुआ होगा और कोई फोर्स लग नहीं रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो अपन तो सीधा बोलेंगे कि भाई पावर निकालना, तो सबसे पहले तो वेलोसिटी निकाल लो। वेलोसिटी कैसे निकाले भाई? तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है जल्दी बताओ? dv बाई dt होता है ना भाई, ठीक है ना? अगर f को बाहर ले लें, f cos थीटा को बाहर ले ले, तो ये क्या बन जाएगा, कांस्टेंट रहेगा, तो dv का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा f v cos थीटा। घूम फिर के वही बात आ गई कि अगर फोर्स कांस्टेंट है तो बाहर ले लो, तो आ जाएगा आंसर f v cos थीटा, ठीक है? खैर एनीवे, a को क्या लिख सकते हैं अपन, dv बाई dt लिख सकते हैं, वो क्या आ जाएगा जल्दी बताओ? एक्सेलरेशन लिख चुके हैं ना, जल्दी बताओ, 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अच्छा, हमें इंस्टेंटेनियस पावर चाहिए ना। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है, इंस्टेंटेनियस फोर्स इनटू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है? यानी इस पार्ट का हमें काम ही नहीं था, अननेसेसरली हम लोग डिस्कस कर लिए ये चीज। भाई सीधी सी बात है, इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब होता है उस इंस्टेंट का पावर, और उस इंस्टेंट का पावर कैसे निकालोगे, उस इंस्टेंट का फोर्स इनटू उस इंस्टेंट का वेलोसिटी, यस और नो? एक्सेलरेशन क्या है, 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप। ए क्या है, dv बाई dt, यस और नो? 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर। अब एक काम करो, यहां से dv निकालो, तो क्या कर रहा है यार, dv निकालो, तो dv वेक्टर इज 2t dt i कैप प्लस 3t स्क्वायर dt। समझ में आ रहा है ना, j कैप। अच्छा, dv को इंटीग्रेट करने तो क्या आ जाएगा, v वेक्टर आ जाएगा, तो कॉमन वॉमन लेके सीधे v बताना क्या आएगा, टी स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कट गया, तो क्या आ गया, टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यूब बाई 3, 3, 3 कट गया, टी क्यूब जे कैप। समझ में आ गया ना? यहां से वेलोसिटी आ गया। अच्छा, एक चीज नोटिस कर रहे हो, फोर्स भी वेरिएबल है, वेलोसिटी भी वेरिएबल है, परंतु हमें जो पावर निकालना है वो इंस्टेंटेनियस पावर निकालना, मतलब किसी भी क्षण का जो पावर हमें चाहिए वो उस क्षण का वेलोसिटी इनटू उस क्षण के फोर्स के बराबर होगा, यानी फोर्स और वेलोसिटी के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है? तो वेलोसिटी पता चल ही गया, फोर्स पता है ही, तो पावर क्या करोगे, पावर होगा क्या, एफ डॉट वी, क्योंकि हम क्या निकालना जा रहे हैं बेटा,
इंस्टेंटेनियस पावर निकालना जा रहे हैं, और इंस्टेंटेनियस पावर होता है फोर्स इनटू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब अगर मान लो कोई चीज मूविंग है, उसका कुछ वेलोसिटी है और उस पर कुछ फोर्स भी लग रहा है, तो अगर हम पूछे कि उस इंस्टेंट क्या पावर है, तो तुम क्या बताओगे, क्या पावर डिलीवर हो रहा है, तो तुम क्या बताओगे, उस इंस्टेंट जो उस पर फोर्स लग रहा है उसका डॉट प्रोडक्ट करना उस इंस्टेंट जो उसकी वेलोसिटी होगी। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? तो बस फोर्स भी वेरिएबल, वेलोसिटी भी वेरिएबल है, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमें तो उस इंस्टेंट का निकालना है ना। मतलब उस इंस्टेंट जो फोर्स होगी वो हमें पता 2t प्लस 3t स्क्वायर जे कैप है, यस और नो। और उस इंस्टेंट जो वेलोसिटी होगी टी टाइम पे, मान लो एट एनी टाइम टी की बात कर रहा हूं, अब जो वैल्यू बोले वो टाइम की जगह रख देना। बोलो यार, मैं तो जनरल टी के लिए निकाल रहा हूं, अब जब पावर पूछे उस टाइम का वैल्यू रख देना, आंसर आ जाए। ठीक है, और टाइम टी पे जो वेलोसिटी है वो 2t स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप है, तो क्या हो जाएगा, आई को आई के साथ और जे को जे के साथ करिए तो जरा, तो 2t क्यूब, अच्छा यहाँ कुछ बच्चे गलती भी करते हैं, आई कैप ले लेते हैं। आई कैप लेंगे क्या? क्योंकि आने वाली चीज डॉट प्रोडक्ट से स्केलर होगी, और स्केलर में कोई आई कैप जे कैप नहीं होता, डायरेक्शन नहीं होता है ना। तो 2t इंटू टी स्क्वायर क्या हो गया, 2t क्यूब, यस और नो। और ये क्या हो गया, प्लस 3t के पावर 5। समझ में आ गया ना? ये रहा आपका आंसर। ठीक है, अब कोई हमसे पूछेगा 2 सेकंड पे तो 2 रख दो, 3 सेकंड पे तो t की वैल्यू 3 रख दो, 4 सेकंड में पूछेगा तो t की वैल्यू 4 रख दो, 5 सेकंड में पूछेगा t की वैल्यू 5 रख दो। मैं मानता हूं पावर वेरिएबल आएगा, क्यों ना आए, वेलोसिटी और फोर्स भी तो वेरिएबल है, यस और नो। कुल मिला के इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब होता है किसी इंस्टेंट पे क्या पावर डिलीवर हो रहा है, वो कैसे आता है, उस इंस्टेंट का फोर्स और उस इंस्टेंट की वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट करने का क्या तरीका है भैया, सीधा आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, समझ में आ गया, तो डॉट प्रोडक्ट आ जाता है। जैसे ए आई कैप, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप है, और उसको बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप के साथ ए डॉट बी अगर करना हो तो क्या हो जाएगा आंसर, ए एक्स बी एक्स और ए वाई बी वाई। समझ में आ गया ना? जे को जे वाले के साथ, एक्स को आई को आई वाले के साथ, मतलब एक्स वाला एक्स के साथ, वाई वाला वाई के साथ। और जो आंसर आएगा उसमें आई जे नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो, क्वांटिटी स्केलर है, और अगर क्वांटिटी स्केलर है तो उसमें डायरेक्शन नहीं होता, और जब डायरेक्शन ही नहीं है तो आई जे के कैप दिखाता क्या है, डायरेक्शन ही तो दिखाता है, तो डायरेक्शन की कोई चर्चा नहीं होगी। समझ में आ गया ना? तो सिंपल सी बात है, एफ डॉट वी की आंसर। बेटा लिखा मत करो, ज्यादा समझा करो, लिखा बाद में करो। जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हो सारे बच्चे रुके हुए हैं, हमारे क्लास का रूल है लिखना नहीं होता, पहले समझना होता है, बाद में जब टाइम दिया जाए तब लिखना होता है। गॉट इट? चलिए, आप लोगों को क्लियर है भाई पावर क्या है? आगे बढ़े, और इंस्टेंटेनियस फोर्स इनटू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलो एक सवाल लिखो तो रे। 10 kg का एक बॉडी है जो 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 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और जो मोटर इसको चला रहा है उसका पावर है 100 वॉट्स। 100 वॉट्स, ठीक है। तो सरफेस का म्यू ज्ञात करना है, सरफेस का म्यू ज्ञात करना है। बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है, एक मोटर है, नहीं समझे, सवाल समझा देते हैं। एक मोटर है, उस मोटर का पावर कितना है, 100 वाट। क्या छीन छोड़ कर रहा है जी, इधर देखो ना। एक मोटर है जिसका पावर क्या है, 100 वाट। 100 वाट पावर होने का मतलब क्या है कि वह मोटर प्रति सेकंड 100 जूल की एनर्जी दे सकता है, यानी प्रति सेकंड 100 जूल का वर्क कर सकता है प्रति सेकंड। क्यों प्रति सेकंड बोल रहा हूं मैं, क्योंकि पावर है वो, समझ में आया ना? मतलब मेरे हिसाब से पावर पावर नहीं है, वर्क डन ही है। बस याद रखिएगा 1 सेकंड का वर्क डन है। मैं तुम्हारी जगह होता ये लिख लेता कि 1 सेकंड का वर्क डन ही पावर है। समझ में आ रही है नहीं आ रही है? जैसा मैं बोलता हूं एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है,
1 सेकंड का चेंज इन वेलोसिटी है। यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट ही है, 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है। समझ में आ रहा है ना? तो जब 1 सेकंड में है मतलब बाई टाइम किया होगा तभी तो 1 सेकंड से निकल के आया होगा कि 1 सेकंड में क्या होगा। यस और नो? उसी तरीके से अगर हमसे कोई पावर पूछे तो मैं बोलता हूँ पावर क्या है? वर्क ही है। ये पावर भी तो एनर्जी का लेन देन ही है, बस फर्क ये है कि पहले हम टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं लगाते थे। मैं बोलता था 100 जूल वर्क किया, इसका मतलब 100 जूल एनर्जी दिया है, या -100 जूल वर्क किया मतलब 100 जूल एनर्जी लिया है। अब हमने उसमें टाइम का बाउंडेशन लगा दिया कि 1 सेकंड में 100 दिया है या 1 सेकंड में 100 लिया है। समझ में आ रहा है ना? तो एक मोटर है, वो मोटर इस मास को आगे लेके जाने का काम कर रहा है और उस मोटर का पावर क्या है? 100 वॉट। ठीक है, हमने ये ऑब्जर्व किया कि उस मोटर से ये कनेक्ट करने के बाद ये बॉडी इस जमीन पे 10 मीटर पर सेकंड के कांस्टेंट वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकंड के कांस्टेंट वेलोसिटी से घिस रहा है। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मोटर जो है कोई चीज को खींच रहा है तो फोर्स तो लग रहा होगा। मोटर कैसे खींचता नहीं पता है? कभी देखे नहीं हो बे? कभी आटा चक्की मिल या इन सब में गए हो? उसमें क्या होता है, एक गोल चीज घूम रही होती है, उसके ऊपर एक कन्वेयर बेल्ट लगा होता है, उससे दूसरी चीज भी घूम रही होती है। समझ में आया कि नहीं आया? ये स्केलेटर के अंदर भी यही होता है। तो क्या करता है, इसमें कुछ नहीं, एक रस्सी इसमें बांध दो, इस रस्सी को ले जाके यहाँ पे मान लो मोटर होगा, ये मोटर का एक्सल होगा, उसमें मोटरवा के इस पे शाफ्ट पे जाके रस्सिया को लपेट दो। नहीं समझ में आया? अभी जैसे जैसे घूमेगा वैसे वैसे ये रस्सी और इसमें मुड़ता जाएगा, जाता जाएगा, एक्सल की मदद से जाता जाएगा कि नहीं जाता जाएगा? बताओ ये आगे खींचेगा कि नहीं खींचेगा? यानी इसका मतलब है कि मोटर जो है इस पे फोर्स लगा रहा है तभी खींच पा रहा है। फोर्स लगा रहा तो एक्सेलरेशन क्यों नहीं है? वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों है? इसका मतलब कोई ना कोई एक फोर्स है जो मेरे मोटर के लगाए हुए फोर्स को बैलेंस कर रहा है, और वो कौन रहा होगा? फ्रिक्शन रहा होगा। समझ में आया? क्योंकि जैसे ही तुम्हारा मोटर बंद करोगे तुम, ये चलता रहेगा या रुक जाएगा? रुक जाएगा। कौन रोकेगा? फ्रिक्शन रोकेगा। फील आ रही है सवाल की? बहुत बढ़िया। अब समझो 90% मैंने हिंट दे दिया है तुम्हें। ठीक है, म्यू का वैल्यू पूछ रहा था, आंसर आ गया? बड़ा जल्दी आ गया यार। कुछ नहीं करना था, इसमें फोर्स लगी रहा है, वेलोसिटी है ही, और हम सीधा सीधा देख सकते हैं कि भैया फोर्स और वेलोसिटी दोनों किस एक्सिस में है? दोनों एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। यस और नो? तो अगर हम पावर पूछे तुमसे, पावर क्या होगा रे? तो तुम बोलोगे एफ डॉट वी। बोलो रे, तो ये क्या बन गया जल्दी बता? एफ वी कॉस थीटा। एफ पावर क्या है जल्दी बता? 100 वॉट। फोर्स क्या है? नहीं पता। वेलोसिटी क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड। थीटा क्या है? 0 डिग्री। और कॉस 0 क्या होता है? 1। बोलो यार, ये 1 हो गया। समझ में आ गया? तो यहां से एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी? एफ की वैल्यू आ जाएगी 100/10। 10 आ जाएगा, 10 न्यूटन फोर्स आ चुका। बोलिए हाँ या ना? अब फोर्स पता है 10 न्यूटन। ठीक है, तो मेरा फ्रिक्शन फोर्स भी कितना होगा? 10 ही न्यूटन तो होगा। नेचर क्या होगा? स्टैटिक या काइनेटिक? काइनेटिक, क्योंकि बॉडी मूविंग है। समझ में आ रहा है? और काइनेटिक फ्रिक्शन में कोई टंटा नहीं है, सीधे म्यूएन। काइनेटिक फ्रिक्शन में दिमाग नहीं लगाना होता है, सीधे म्यूएन बोलते हैं आंसर। बोलो हाँ या ना? बोलो बच्चों, बोलो। म्यू की वैल्यू क्या होगा? 0.1 कैसे आ गया बेटा? म्यू की वैल्यू पहले म्यू लो, फिर mg लोगे। mg क्या आ गया? 10 × 10, 100। 100/10 क्या आ गया म्यू की वैल्यू? 0.1 आ गया। अच्छा, ईमानदारी से एक बात बताओगे, हम तुमको वर्क बाय एनर्जी पढ़ा रहे हैं या न्यूटन लॉ पढ़ा रहे हैं या फ्रिक्शन? भावना समझ पा रहे हो? भावनाओं को समझो। छप छप छप। देख लिए ना, पावर से हम फोर्स पूछ लिए, वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब फोर्स बैलेंस होगा, अब फोर्स बैलेंस होगा मतलब फ्रिक्शन होगा। अब म्यू पूछ रहा है मतलब फ्रिक्शन है। अब म्यू कैसे निकालेंगे? फ्रिक्शन नहीं। अगर मान लो तुम्हारे पास इतना दिमाग नहीं भी होता तो सिंपली तुम देख सकते हो, भैया पावर बताया और क्या बताया? वेलोसिटी बताया, इससे फोर्स आ जाएगा। और फ्रिक्शन का म्यू पूछ रहा है मतलब फ्रिक्शन फोर्स भी निकालना पड़ेगा, और जो फोर्स लग रहा है वही फ्रिक्शन होगा। क्यों? वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट देखते ही समझना चाहिए एक्सेलरेशन 0 मतलब नेट फोर्स 0 है। और नेट फोर्स 0 का मतलब क्या है?
कि जो मोटर वाला फोर्स है, जो मोटर वाला फोर्स है वो किसके बराबर होगा? फ्रिक्शन वाला फोर्स के बराबर। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? मोटर वाला फोर्स निकाल लिया, उसी को बाद में फ्रिक्शन के बराबर रख दिया, खट से म्यू निकल के आ गया। नहीं आई मेरी बात समझ में? आएगी कि आ गई या कूद जाऊं मैं यहां से? ठीक है, बहुत अच्छा। कूद जाएंगे तो धरती धस जाएगी। चलिए क्वेश्चन लिखो जरा। रेट ऑफ फ्लो is increased to rate of flow is increased to n times without change in length and area of pipe. Without change in length, rate of flow is increased to n times n small n times without change in length and area of pipe of an ideal fluid अच्छा, आइडियल फ्लूइड कहने का क्या मतलब है? फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ाएंगे, ब्रैकेट में डालो। नॉन कंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल मतलब उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, मतलब डेंसिटी कांस्टेंट मानना है। समझ में आ गया ना? ऑफ एन आइडियल फ्लूइड, और ब्रैकेट में डाल देना इनकंप्रेसिबल, दैट इज डेंसिटी इज कांस्टेंट, ब्रैकेट क्लोज। इनकंप्रेसिबल दैट इज डेंसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है, मतलब तुमको बेसिकली वो ये बोलना चाह रहा है कि लेंथ भी कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है और डेंसिटी भी कांस्टेंट है। समझ में आ गया? और फ्लो को कितना टाइम बढ़ा दिया गया है? n टाइम्स बढ़ा दिया गया है। पूछा क्या है रे? पूछा ये है पावर कितना टाइम्स हो गया होगा, पावर कितना टाइम्स हो गया होगा, फोर्स कितना टाइम्स हो गया होगा। ठीक है, ये होमवर्क है आपका, होमवर्क में करके लाइएगा इसको। पावर कितना टाइम्स हो गया होगा, फोर्स कितना टाइम्स हो गया होगा, दिमाग लगाना है, सब कुछ पढ़ा रखा है आपको। ठीक है, याद करो एनएलएम में पाइप वाला सवाल कराया था रॉकेट प्रोपल्शन के साथ, याद है? रो ए वी फोर्स डी एफ वी डी एम बाई डी टी करके पढ़ाया था ना, बस वही लगाना है। फोर्स पूछा था भाई, पावर पूछा था। पावर बताना है जिस मोटर से पानी निकल रहा है v वेलोसिटी से लगातार, पावर बताना है जिस मोटर से पानी निकल रहा है लगातार। नहीं समझे? अरे ना लायक, इधर सुनो। एनएलएम याद है पढ़ाया था, उसमें शुरुआत ही यहीं से की थी सेकेंड लॉ की, या तो एम डी वी बाई डी टी होगा या वी डी एम बाई डी टी। एक्चुअल में फोर्स क्या है? फोर्स क्या है? एम डी वी बाई, क्या लिख रहा है भाई तू, एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी होता है ना बेटा। अब जब एम डी वी बाई डी टी में एम वी कांस्टेंट हो तो ये तो हो गया जीरो, तो ये हो जाता है फॉर्मूला। यस और नो? और उसके बाद एग्जांपल दिया था, एक पाइप है जिसका मान लो कि पानी भरा हुआ है, जिसका लेंथ x है और उसमें v वेलोसिटी से पानी निकल रहा है, तो फोर्स कितना लग रहा होगा निकालना सिखाया था ना। अच्छा, ये फोर्स लगा कौन रहा है? मोटर। याद है ना, मैंने बोला था कि वेलोसिटी अगर पाइप में पानी का चेंज नहीं हो रहा तो एक्सेलरेशन जीरो है, यानी फोर्स जीरो है। और फोर्स अगर जीरो है तो फिर मोटर चलाने की आवश्यकता ही क्यों है? बिना मोटर का भी पानी चढ़ना चाहिए था, लेकिन बिना मोटर का तो पानी नहीं चढ़ता है। क्यों नहीं चढ़ता है? क्योंकि मोटर फोर्स लगाता है। बोलो यार, तो फोर्स लगा रहा तो वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे हो सकता है? फिर मैंने बताया था कि तुमने गलत पढ़ा है, तुमने पढ़ रखा है नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तुमको लगता है एक्सेलरेशन जीरो तो फोर्स जीरो, जबकि ये बिल्कुल गलत है। मैंने क्या बोला था कि भाई ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ वहां वैलिड है जहां पे वेलोसिटी वेरिएबल हो और मास कांस्टेंट हो, क्योंकि आप देखिएगा कि जहां मास कांस्टेंट होगा ना तो डीएम बाई डी टी वाला पार्ट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये क्या बच गया? एम डीवी बाई डी टी, और एम डीवी बाई डी टी क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। समझ में आ गया? तो मैंने ये बोला था कि ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तभी ट्रू होगा जब एफ नेट इक्वल टू एम ए, जो कि तुम पढ़े हो, यही पढ़े हो ना, एफ नेट इक्वल टू एम ए, न्यूटन सेकेंड लॉ। ये सिर्फ और सिर्फ तभी ट्रू है जब मास कांस्टेंट हो, और अगर मास वेरिएबल हो जाए तो उस केस में वी डी एम बाई डी टी लगता है। और उस केस में मैंने फोर्स कैलकुलेट करके दिखाया था, तुम्हें याद है? और फोर्स के बाद अब फोर्स पता है, वेलोसिटी पता है, तो पावर नहीं निकाल सकते हो।
तो जो समझदार बच्चे होंगे वो बोलेंगे सर पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी, और फोर्स इनटू वेलोसिटी हो गया रो ए, वी तो फोर्स ही है, इनटू वी हो गया, तो क्या बन गया जल्दी बता, रो ए वी ए स्क्वायर। मतलब कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर। या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो कि नहीं सर हमें तो फोर्स का एक्सप्रेशन नहीं पता, डेराइव करके दिखाओ, तो मैंने दिखाया था एम डी वी बाई डी टी होता है, बोलो हाँ या ना। मास को क्या बोल सकते बेटा, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ, यस और नो, बोलो रे, इंटू क्या होता है डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी, कुछ गलत कर रहा हूं क्या, गलत लिख दिया, लिख गलत गया, वी डी एम बाई डी टी होता है ना, वी डी एम बाई डी टी, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है, मास वेरिएबल है, यस और नो। एम डी वी बाई डी टी कब लगता है, जब मास कांस्टेंट हो वेलोसिटी वेरिएबल हो। वी डी एम बाई डी टी कब लगता है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो मास वेरिएबल है। मास वेरिएबल कैसे, क्योंकि पानी लगातार निकल रहा है, तो मास वेरिएबल वाला केस है ना, समझ में आ रहा है, हाँ बेटा बोलो। वी स्क्वायर होता है क्या, डिराइव ही कर लेते ना, गलत होगा तो अपने आप आ जाएगा, मेरे को ऐसे भी चीजें याद तो रहती नहीं। v इज इक्वल टू वी इंटू डी एम बाई डी टी, वी को v रहने दो, वो तो कांस्टेंट है, दैट इज द वेलोसिटी बाय विच वाटर इज गेटिंग आउट ऑफ द पंप, पाइप से पानी के निकलने की गति है ये v, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद क्या करेंगे, dm बाई डी टी, m क्या है बेटा जल्दी बताओ, रो ए एक्स, बोलो अपॉन डी टी। अच्छा रो और ए कांस्टेंट है या नहीं है, बाहर ले, तो क्या बच गया v रो ए, और dx बाई डी टी हो गया, dx बाई डी टी क्या बता रहा है, x बदलने का दर टाइम के साथ, और dx बाई डी टी क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, वेलोसिटी हो जाए, किसका वेलोसिटी हो जाए, पानी का, तो ये क्या बन गया वी स्क्वायर रो ए। हाँ सही बच्ची कह रही है कि फोर्स जो होता है सर वो रो ए वी नहीं, रो ए वी ए स्क्वायर होता है, फोर्स आ गया। अब वेलोसिटी ऑफ पानी पता है तुमको वी है, तो पावर ऑफ पंप क्या होगा, जो पंप इसको धकेल रहा है वो पावर क्या हो जाएगा, रो ए वी स्क्वायर इंटू वी, समझ में आ गया। तो क्या आ गया, रो ए वी क्यू, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बहुत बढ़िया, छाप लीजिए। चलिए यहां देखिए, ध्यान से देखिए, अगला सवाल यह है, जल्दी देखो इधर, क्वेश्चन ये है, मान लो दो पंप है, उनके वर्क डन का रेशियो दे रखा है, या दो मशीन्स हैं या दो मोटर हैं, कुछ भी मान लो, कोई ना कोई मशीन ही होगा ना भाई, कोई वर्क करा, या कोई आदमी भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी मशीन ही वर्क करे, आदमी भी वर्क कर सकता है, यस और नो। तो दोनों के पावर का वर्क डन का रेशियो दे रखा है 5/3, और टाइम का भी रेशियो दे रखा है, टाइम का रेशियो क्या दे रखा है, मतलब ये पहले को टाइम लगता होगा और ये दूसरे को टाइम लगता होगा, 11:9। बात नहीं समझे क्या, जैसे एक बंदा 5 जूल वर्क करता है तो दूसरा बंदा 3 जूल वर्क करता है। अच्छा एक बंदा उसको 11 सेकंड में करा तो दूसरा 9 सेकंड में। अब सेकंड सेकंड नहीं लिखे इसलिए क्योंकि सेकंड भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, आवर भी हो सकता है, तो वो कट गया होगा आपस में। उसी तरह से यहाँ जूल हो सकता है, कैलोरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किलो जूल भी हो सकता है, तो वो कट गया होगा, इसलिए रेशियो बता रखा है सिर्फ। मतलब ये वर्क डन बाई 1 डिवाइडेड बाई वर्क डन बाई 2, मतलब वर्क डन पहला पर्सन के द्वारा और वर्क डन दूसरा पर्सन के द्वारा का ये रेशियो है, ये दोनों के द्वारा लिया गया समय का रेशियो है। तो पूछा ये गया था कि पावर का रेशियो बताइए, P1 बाई P2 पूछा गया था, जल्दी बताइए बेटा, P1 बाई P2, P1 बाई P2 बताइए क्या रहा होगा। बहुत सिंपल सवाल है, अगर ये नहीं कर पाओगे तो फिर बहुत दिक्कत है। 15:11 आ रहा है, कुछ नहीं करना था बेटा, बस डिवाइड करना था। देखो पावर 1 क्या हो जाएगा, पावर ऑफ 1 क्या हो जाएगा 5/11, और पावर ऑफ 2 क्या हो जाएगा 3/9। उल्टा कर दो, 5/11 इंटू 9/3, 3 से 3 गया, क्या आ गया 15/11। क्या ये बात सबको समझ में आ गया। अरे पहला का पावर क्या होगा, पहला का वर्क बाई पहला का टाइम, दूसरे का पावर क्या होगा, दूसरे का वर्क अपॉन दूसरे का टाइम, और दोनों का रेशियो कर लिया तो दोनों के पावर का रेशियो क्या आ गया 15/11। क्या मेरी बात सारे बच्चों को क्लियर है, ईमानदारी से बताएं, पक्का ना, कुछ डाउट है शिवा, तो इतना पीछे क्या बैठने लगा, वापस से बोला था आगे बैठा कर, जगह नहीं थी बना ले जबरदस्ती, बोरा लेके आएगा यहाँ बोरा बिछा के बैठा कर, बैठेगा आगे ही।
चलिए अगला सवाल, होमवर्क में सवाल दे दिए थे ना, चलिए सुनो रे। एक पंप है, पंप, वो पानी चढ़ा रहा है, नहीं समझे? एक पंप है जो पानी चढ़ा रहा है, प्रति सेकेंड कितना? 100 केजी। अब मोटर होगा या आदमी होगा उस समय मतलब नहीं है, पहले के जमाने में आदमी पानी खींचते थे, अब के जमाने में मोटर पानी खींचता है। समझ में आ रहा है? मोटर खींच रहा, आदमी खींच रहा, उससे हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता। बात सिर्फ इतनी है कि मास प्रति सेकेंड, डीएम बाई dt मतलब क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विथ टाइम। तो मास कितना बदलेगा? जितना आएगा। हम अगर किसी कंटेनर में लगातार पानी डाले जा रहे हैं और हम कह रहे हैं 1 लीटर प्रति सेकेंड हम पानी डाल रहे हैं, मतलब दिस इज रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वाटर इन द कंटेनर ना। मैं पूछूंगा कंटेनर में पानी किस दर से बढ़ रहा है, तो प्रति सेकेंड 1 लीटर से बढ़ रहा है, या अगर खाली कर रहा हूं तो प्रति सेकेंड 1 लीटर से घट रहा है। समझ में आ गया ना? तो बेसिकली डीएम बाई dt का मतलब क्या है? मास का बदलना समय के साथ। तो मास तो उतना ही बदलेगा जितना पानी आएगा। पानी हो, शरबत हो, पेट्रोल हो, उसमें हमें उतना लॉजिक नहीं ढूंढना है। बस हमें इतना पता है कि भैया कोई चीज है जो प्रति सेकेंड 100 केजी आ रही है। समझ में आया नहीं आया? हाइट कितना है, कितना ऊंचा लेके जा रहे हैं? 80 मीटर लेके जा रहे हैं। ठीक है, बोले या ना बोले, स्लोली स्लोली अपने आप मान लेना, क्योंकि अगर फास्ट होगा तो काइनेटिक एनर्जी का भी टर्म आएगा और वो तुमको दिया नहीं गया है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? काइनेटिक एनर्जी हमें क्या पता कि 100 केजी पर सेकंड किस स्पीड से आ रहा है, वो एनर्जी भी तो जोड़ना पड़ेगा। जैसे पंप जो है, एक तो पानी को उठाएगा, प्लस पानी में अगर कुछ स्पीड होगा तो वो एनर्जी भी तो पंप से ही आ रही है। तो कुछ नहीं बोला गया मतलब उस स्पीड को क्या मान लेना है? 0। मतलब जो पंप काम कर रहा है, जो पंप वर्क कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ पानी को उठाने में वर्क कर रहा है, उसको स्पीड नहीं दे रहा है। समझ में आ गया ना? तो मान लो कोई ऐसा पंप है जो प्रति सेकंड 100 केजी वाटर 0 हाइट से 80 मीटर हाइट तक ला रहा है। कोई समस्या? चढ़ा कितना रहा है? 80 मीटर। कितना पानी? 100 केजी। कितने समय में? 1 सेकेंड में। तो बोला गया है कि बताइए पंप का पावर क्या रहा होगा? सवाल बताइए। कुछ नहीं यार, वर्क डन बाई टाइम करना है। अच्छा, स्पीड क्यों नहीं लिया हमने? क्योंकि हम मान के चल रहे बहुत स्लोली स्लोली चल रहा, मतलब पंप को सिर्फ उतना ही काम करना पड़ेगा जिसमें पानी जस्ट कंटेनर के अंदर पहुंच जाए, उसमें स्पीड नहीं होगी। यस और नो? और अगर स्पीड मान लेते तो फिर वो एनर्जी भी जोड़ते। नहीं समझा रे? पहले तो पंप पानी को उठाने का काम कर रहा है, उठाने के बाद जो एनर्जी बचा है वो कहां जा रही है? स्पीड भी तो दे रही है। तो फिर दोनों एनर्जी का सम ना होगा टोटल वर्क। यार तुम लोग ऐसे करोगे तो हम नहीं पढ़ाएंगे तुम्हारे क्लास में। बहुत क्लियर कट बोल रहे हैं, पीछे वालों को तो मतलब ही नहीं है, वो साले पता नहीं क्या नोट कर रहे हैं। एक बात को 100 बार बोलो, साला इंटरेक्शन ही नहीं मिलता तुम लोगों से। क्या बोल रहा हूं, बात समझ में आ रही है? क्या बोला मैंने? कि अगर पंप पानी को उठा के और धीरे धीरे ला के जस्ट पोर कर रही है धीरे से, तो पंप के द्वारा किया गया कार्य उतना ही होगा जितना पानी को उठाने में लगेगा ऊर्जा प्रति सेकेंड। यस और नो? परंतु अगर पानी में स्पीड भी होगी तो इसको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा ना, तो उसकी तो कोई नॉलेज है नहीं स्पीड की, इसलिए हम उसको स्लोली स्लोली मानेंगे। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? मैं सीधी एक बात बोलता हूं कि भैया पावर जो होता है ना, पावर होता है mgh, वो सॉरी वर्क डन बाई टाइम। बोलो यार, डेल्टा वर्क डन बाई पावर क्या होगा? डेल्टा W बाई डेल्टा T। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब बहुत ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं। डेल्टा W क्या होगा? वर्क डन कितना किया? 1 सेकेंड का वर्क डन ही तो पावर है। यस और नो? 1 सेकेंड का वर्क डन। तो मैं तो ये बोलूंगा कि सर आप 1 सेकेंड का वर्क डन निकाल लो, वही पावर है। ठीक है, तो 100 केजी तो चढ़ा रहा है, लेकिन कितने में? 1 सेकेंड में। तो हम लिखेंगे m g क्या है भाई? 10, और h क्या है? 80। ये वर्क डन देगा या पावर देगा? वर्क डन देगा ना यार। अरे रुको, mg हो गया फोर्स, h हो गया हाइट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो वर्क होता है। लेकिन ये जो 100 केजी है ये 1 सेकेंड का है, मतलब ऑलरेडी इसमें अंडरस्टूड है कि दिस इज 100 केजी
पर सेकेंड, मतलब प्रति सेकेंड का ये वर्क है। मैंने वर्क ही निकाला है, बट पर सेकेंड का वर्क है। कैसे पता पर सेकेंड का वर्क है? क्योंकि ये जो 100 केजी चल रहा है ये 1 सेकेंड में चल रहा है, बोलो हाँ या ना। तो ये जो वर्क भी आएगा वो किसका आएगा? 1 सेकेंड का वर्क आएगा, और 1 सेकेंड का वर्क ही तो पावर होता है। देख रहे हो, डेफिनेशन रटना नहीं है, उसको समझना है। समझ में आ गया ना? अब मान लो कोई घोड़ा है कि सर मेरे को तो भगवान ने दिमाग ही नहीं दिया है। अब मान के चलिए कि हम एकदम 1 नंबर के बेवकूफ हैं, तो उनके लिए हम ये बता दे रहे हैं कि तुम मान लेना बेटा टी टाइम तक पानी चढ़ा है, तो टी टाइम तक अगर पानी चढ़ा है तो 1 सेकेंड में 100 केजी चढ़ता है, तो टी सेकेंड्स में कितना चढ़ जाएगा? 100 इंटू टी चढ़ जाएगा। दिस इज टोटल मास। टोटल मास पानी का इतना चढ़ा, 1 सेकेंड में 100 केजी चढ़ता है, तो 10 सेकेंड में कितना चढ़ जाएगा? 1000। 5 सेकेंड में 500, टी सेकेंड्स में 100 टी। ये क्या है? ये मास ऑफ वाटर है जो टी सेकेंड्स में चढ़ा होगा, बोलो हाँ या ना। वर्गडन निकालो, 100 टी इंटू जी का वैल्यू 10 ले रहे हैं, इंटू एच। ये क्या आ गया? नेट वर्क डन हो गया। और नेट वर्क डन बाई टाइम, टाइम कितना लिए हो तुम? टी सेकेंड। टी सेकेंड्स में तो 100 टी चढ़ा है, डिवाइड बाई टाइम हो गया, तो वर्क डन बाई टाइम क्या हो गया? पावर। घूम फिर के पहुंच गए वहीं। तो ये पिंक वाला मेथड उनके लिए जिनके पास भगवान दिमाग नहीं दिए हैं, और ये व्हाइट वाला मेथड उनके लिए जिनके पास थोड़ा बहुत अकल है कि भाई पहले ही पता है हमको mgh वर्क होता है, m 1 सेकेंड का है तो वर्क भी 1 सेकेंड का आएगा, और 1 सेकेंड के वर्क को ही तो पावर कहते हैं। तो आंसर सीधा क्या आ गया? 8 किलो वॉट। यस और 80 हो गया जी। अरे वाह, 80 किलोवाट। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए, ये उनके लिए जिनके पास दिमाग है, ये उनके लिए जिनके पास दिमाग नहीं है, ब्रेनलेस। ब्रेनलेस के लिए वाला मेथड कि भाई टी सेकेंड्स में, टी मान लो कुछ भी टाइम, 1 सेकेंड में 100 चढ़ता है, तो टी सेकेंड्स में कितना चढ़ जाएगा? 100 टी चढ़ जाएगा, ठीक है ना? 40 नहीं 100 टी, 100 टी, समझ गए? और 100 टी मास हो गया, mgh वर्क हो गया, और वर्क बाय टाइम पावर होता है। समझ में आ गया? टी से टी आखिर में कट ही जाना है, और पावर आ जाएगा 80 किलोवाट। कोई समस्या? तो ये उनके लिए जिनके पास भेजा भगवान नहीं दिए हैं, किलो वाट। कॉपी कर रहे फटाफट? कर लिया कॉपी? बहुत फास्ट हो गए तुम लोग। एक पार्टिकल है बेटा, अच्छा सवाल है। एक पार्टिकल है, इसे तू लोग छिपाया है जी। हैप्पी टीचर सीन एवर, बेस्ट टीचर सीन एवर, सब कहां नोच के चल गया सब। हम सब पक्का बनेंगे डॉक्टर। एक एंटिटी है, उस पे फोर्स मान ले F लग रहा है, ठीक है? और उस एंटिटी की इनिशियल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी v है। ये दिया हुआ था। फाइनल वेलोसिटी क्या है? v है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है 0, और ये फोर्स जो लग रहा है उस बॉडी पे वो कांस्टेंट है, और इसके अलावा और कोई दूसरा फोर्स नहीं लग रहा है। मतलब एक ही फोर्स लग रहा है, वो F है। F बोल लो या F नेट बोल लो, हो सकता है एक से ज्यादा भी लग रहा हो, बट उनका वेक्टर सम F आ रहा हो। तो मेरे लिए तो एक ही फोर्स लग रहा है F नेट का, बोलो यार। तो ये फोर्स है, और वो फोर्स कांस्टेंट, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी v है। तो पूछा गया था एवरेज पावर कैलकुलेट करें। एवरेज पावर कैलकुलेट करें, बहुत सिंपल सा था। किसका आंसर आ गया? किसका आंसर आ गया? देख भाई, आंसर जो है कुछ लोग टी के टर्म्स में देने लग जाते पगला की तरह। आंसर आएगा एफ और वी के टर्म्स में। क्या आ गया आंसर? जल्दी बताए। एफ वी बाई 2 आ गया। तुम लोग का क्यों नहीं आया? मानेंगे एक झांपड़ सुन के आइए। कितने बच्चों का आया इधर? एफ वी बाई 2। हाँ, सादिया का आया होगा, झूठ नहीं बोलती है। चित्रांश, जल्दी जल्दी पढ़ाई करो, वरना मार मार के तुम्हारे चित्र बना देंगे हम। चलो इधर देखो,
जब तुम लोग घुटने पे बैठ के हमको फूल दिए थे तो हमको अपने कॉलेज के दिन याद आ गए थे। चलो कोई बात नहीं। अच्छा इधर देखो, पावर क्या होता है रे? पावर होता है एफ डॉट वी। लेकिन बेटा ये पावर नहीं है, ये इंस्टेंटेनियस पावर है। उस इंस्टेंट का फोर्स और उस इंस्टेंट की वेलोसिटी। हमसे क्या पूछा है? एवरेज पावर। द एवरेज कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम। समझ में आया नहीं आया? मान लो यू तो 0 है और टाइम पता नहीं कितना लगा है। बोलो रोनित बेटा यहां ध्यान दे लो, ऐसे कहिए मत करो, यहां ध्यान दो। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी फाइनल v है, और इससे इसमें आने में जो टाइम लगा है वो हमें नहीं पता है, तो उसे हम क्या मान रहे हैं? t मान रहे हैं। पक्का? ठीक है। हमें एक बात पता है भैया, फोर्स बाय मास होता होगा एक्सेलरेशन। यस और नो? मास भी नहीं पता है हमें। मास पता है क्या? सवाल में कहीं भी नहीं दिया, बट हमें ये पता है कि अगर हमसे कोई पूछे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया तो हम लिख सकते हैं हाफ ए टी स्क्वायर। बोलो यार, हाफ ए टी स्क्वायर बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? क्यों? क्योंकि u 0 है तो डिस्प्लेसमेंट हो गया हाफ ए टी स्क्वायर। समझ में आ गया ना? हाफ ए टी स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट आ गया। ठीक है, तो अब नेट वर्क डन बताइए। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई? हाफ ए टी स्क्वायर, जहां टी टाइम कहां से कहां, किस क्या से क्या होने में लगा है? वेलोसिटी को 0 से वेलोसिटी को v होने में जो टाइम लगा है उसको हमने t माना। अब तुम बोलोगे कि सर ये t माना ही क्यों है? क्योंकि बेटा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करना है, हमको तो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी पता है, टाइम तो पता नहीं, तो कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा ना कि भाई 0 से v होने में टाइम कुछ t लग गया होगा। बोलो यार। ठीक है, तो 0 से v होने में टाइम कुछ t लग गया होगा, इस दौरान डिस्प्लेसमेंट कुछ s हो गया होगा, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आ गया, वर्क और डिस्प्लेसमेंट को लिख दिया हाफ ए टी स्क्वायर, जहां ए भी नहीं पता है, टी भी नहीं पता है, कुछ नहीं पता है हमें। यस और नो? हाँ, बट ये पता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट टोटल वर्क हो गया। यस और नो? और डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम तो टी लगा ही है, ये तो माना ही है तुमने। तो तुम बोलोगे फट से सर मुबारक हो, टी से टी कट गया, अब बचा जो टी उसका क्या करोगे? ए टी, ए भी अननोन है और टी भी अननोन है। अच्छा मास दे देता तो हम एफ बाई एम करके ये निकाल लेते ना। क्या इस सवाल में मास दे रखा है? नहीं दे रखा है। एफ तो दे रखा है। अगर खाली ये भी बोल देता कि ब्लॉक जो है उसका मास m है तो फट से एफ बाई एम करके ये निकाल लेते, ले जाके रख देते। बोलो यार, पूछा गया था हमसे एवरेज पावर, फिर टी निकालने का टंटा होता। फिर हम दिमाग लगा, हम बोले एक बात बता, एक और फॉर्मूला v इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमें नहीं पता ए क्या है, ए क्या है? एफ बाई एम है। हमें नहीं पता m क्या है। जब हमें m ही नहीं पता तो f बाई एम भी नहीं पता होगा, और जब हमें f बाई एम नहीं पता तो a नहीं पता होगा। मतलब हमें नहीं पता कि a क्या है, परंतु हमें एक बात तो तय है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी v है, तो v जो होगा और कुछ नहीं होगा, at होगा। अब देख हमें ना a पता ना t पता, लेकिन हमें पता है at जो है वो v है, क्योंकि हमें बता रखा है इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी v है। बोल हाँ या ना? तो क्या मैं इस at को v से रिप्लेस कर सकता हूं? जल्दी बताइए। f बाई 2 इंटू वी। आंसर आ चुका है। बताइए अब काइनेमेटिक्स था कि वर्क पावर एनर्जी? देख रहे हो ना? अच्छा जो होशियार बच्चा होगा वो थोड़ा सा ऐसे बनाएगा गधों की तरह। लगाओ अब सीधे बी स्टार। सीधे बात है भैया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी v है, तो बीच का वेलोसिटी है v बाई 2। समझ में आ गया? स्पीड पता है, टाइम पता है, और स्पीड इंटू टाइम ही डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस पता है, फोर्स पता है, तो वर्क आ गया, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस वर्क आ गया, और वर्क बाय टाइम पावर होता है। एक स्टेप में आंसर। इससे फास्ट कोई खेल के दिखाए। नहीं समझा? मैं मान लिया 0 से v होने में टाइम t लगता है, वो तो ऐसे भी हमको नहीं पता है कितना टाइम लग रहा है, तो मैंने बोला कि भाई यहाँ वेलोसिटी 0 था ना, हाँ, यहाँ वेलोसिटी v था ना, हाँ, तो दोनों के बीच का वेलोसिटी क्या हुआ? v बाई 2। स्पीड बीच का स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस। टाइम पता है हमको? नहीं पता है, लेकिन हमें यह पता है कि फोर्स इंटू डिस्टेंस वर्क होता है, और वर्क बाई टाइम पावर होता है, और टाइम से टाइम कट जाएगा। टाइम आया ही यहाँ कटने के लिए।
तो आंसर आ गया है b/2। बता ये ज्यादा आसान या ये ज्यादा आसान? अब समझ में आया काइनेमेटिक्स में हमने बीच वाला मेथड क्यों बताया है, क्योंकि वो काइनेमेटिक्स में ही नहीं पूरे फिजिक्स में तुम्हारी स्पीड कम से कम 2 से 3 गुना बढ़ा देती है। इतना क्लिक भी कर जाए बच्चे को बहुत बड़ी बात है। बच्चे को ये पूरा इतना क्लिक कर जाए ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, परंतु मेरा मेथड जरूर क्लिक करेगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये कौन सा मेथड? गधा अच्छा, गधा अच्छा, गधा अच्छा। मैं तो सीधा एक ही बात बोला, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल v, बीच का स्पीड v/2 इंटू टाइम t बाई टाइम कट गया आंसर। क्या मेरी बात सारे बच्चों को क्लियर है? दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।